जी, ऑन हो गई। अच्छा, अच्छा, अब इसमें बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में 3 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज जी कॉस्ट, सेकंड वेरिएबल इज द वॉल्यूम, थर्ड प्रॉफिट। हमें इस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में सीखना ये है कि वॉल्यूम का इम्पैक्ट कॉस्ट पे क्या आएगा और वॉल्यूम का इम्पैक्ट प्रॉफिट पर क्या आएगा, क्योंकि कॉस्ट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जी प्रॉफिट भी डिपेंडेंट है, और सिर्फ वॉल्यूम ऐसा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली जी वॉल्यूम का इम्पैक्ट कॉस्ट पे और वॉल्यूम का इम्पैक्ट प्रॉफिट पर चेक करते हैं। ठीक है, अब जी जी इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट आएगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। जी ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट। नॉर्मली तो हम कहते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, जो लॉस। जो कि गलत नहीं है, लेकिन बाय डेफिनेशन हम इसको इस तरह लिखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज सेल्स लेवल वेयर कंपनी वुड एबल रिकवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी ऐसा सेल्स लेवल हमें चाहिए जहां पर कंपनी जो है अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर ले। कहां से? फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, जी अब ब्रेक इवन पॉइंट में जो बेसिकली फॉर्मूला है और इसका आउटकम अगर हम देखें, पहले अगर आउटकम डिस्कस कर ले, तो आउटकम इज वेरी सिंपल, इज नो प्रॉफिट नो लॉस। नो लॉस। ठीक है, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर हम ये लिखें कि इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, तो ये गलत होता है, क्योंकि डेफिनेशन ये नहीं है और ये आउटकम है। जी ऐसा ही है। अच्छा, अब हम जरा डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला हमने इसी से बनाना है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमने रिकवर करनी है जी फिक्स कॉस्ट, जिस कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। दिया जाता है बाय मैथमेटिक रूल के मुताबिक वो न्यूमरेटर होता है। ठीक है, और जी और डिवाइड किया जाता है बेस पे, और बेस हमारी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो फिक्स कॉस्ट जी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये जो आंसर आएगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, जी अच्छा, अब इसमें बेसिकली दूसरा जो फॉर्मूला अगर हम के कि अगर वो कहता है जी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकाल दो इन अमाउंट, जी तो उसके लिए फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन सी एस रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन टू हाँ सेल जी रेशियो। ठीक है, रेशियो। जी अच्छा, दूसरा अगर हम देखें तो अगर हम इसको सेल से मल्टीप्लाई करें तब भी यही आंसर आता है, लेकिन सम टाइम डाटा क्वेश्चन में इस तरह दिया होता है कि हम यूनिट्स में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इसलिए हम डायरेक्ट जी ऐसा ही है। वो इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट डायरेक्ट सी एस रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जी इस जी थ्योरी में कुछ अजम्पशंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अजम्पशन में पहली अजम्पशन तो हमारी ये है कि सेल्स प्राइस शेल रिमेन कांस्टेंट, यानी हमने जो अज्यूम किया है कि जी इतने में ये प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, तो वो जो प्राइस जी सेल करेंगे दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। जी सेकंड पॉइंट हम अज्यूम करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शेल आल्सो रिमेन सेम या कांस्टेंट। हम्म, वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी पर यूनिट, वो भी हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट है। इस पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो लिमिटेशंस है हमारी, लेकिन ऑब्वियसली हम जब कोई मॉडल डेवलप करते हैं उसके पीछे कुछ अजम्पशन लेते हैं। इसी तरह थर्ड जी अजम्पशन ऐसा ही है। होती है फिक्स कॉस्ट इन टोटल शेल बी कांस्टेंट, शेल बी कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं कॉस्ट। होनी चाहिए। ये किसी हद तक अजम्पशन जो है वो रियलिस्टिक होती है। और फोर्थ अजम्पशन जी हम लेते हैं प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो इन्वेंट्री, क्योंकि इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो मीनिंग है कि देयर इज नो जी इन्वेंट्री, दूसरा इसका मीनिंग ये है कि द इन्वेंट्री लेवल शैल नॉट चेंज।
ठीक है, यानी अगर हम जी, इन्वेंट्री का क्लोजिंग इन्वेंट्री रख रहे हैं तो उसके अंदर कोई चेंज ना आए, इन्वेंट्री लेवल शैल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि उसी की जी। बेसिस पे आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि प्रोडक्शन ज्यादा है, कॉस्ट सेल्स कम है, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे नेचुरली हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल चेंज होगी। तो वो assumptions उससे लिंक करती हैं। ये 4 assumption की बेसिस पे हम ये मॉडल डेवलप सही है, करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जिस वक्त हम assumptions लेते हैं ठीक है। जी, ठीक। तो वो assumption जरूरी नहीं है कि रियलिस्टिक हो। अब हमारा एक कंपनी है, सपोज उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अब न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, इनिशियली हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएं, यानी हमें ना कोई प्रॉफिट हो और ना कोई हमें जी, लॉस हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉस। जी, सपोज हम 5000 यूनिट पे कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट है, तो जब मैं बजट बनाऊंगा तो बजट कभी भी 5000 यूनिट पे नहीं बनाऊंगा, बजट हमेशा उससे ज्यादा जी, होगा। हालांकि मैं ज्यादा रखता हूं तो प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन बेसिकली जब हम ज्यादा बजट से ज्यादा यानी बजट ज्यादा रखते हैं ब्रेक इवन पे, उसके जो पीछे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर अजम्पशन जो है वो चेंज हो जाए और अजम्पशन एडवर्स इम्पैक्ट डालें तो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया है तो वहां पर हमें लॉस होगा, हमें प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारी सेल प्राइस जो है हमने अज्यूम किया कांस्टेंट रहेगी, मैंने 5000 जी, यूनिट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट बनाया, इतने यूनिट में सेल करता हूँ, लेकिन इसके पीछे अजम्पशन, ये सारी अजम्पशन मौजूद है। अब अगर सेल प्राइस मार्केट में हमें कम करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो आप 5000 यूनिट जी, प्रॉफिट में यानी ब्रेक इवन पे नहीं होंगे, आप बल्कि लॉस में होंगे। इसलिए जब बजट बनाया सही है। जाता है तो बजट हमेशा उससे ज्यादा बनाया जाता है, इसलिए हमारा हुँ, कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है विच इज नॉट एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। से इसके नाम से जाहिर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी एक इतना मार्जिन क्रिएट कर जाएं कि अगर हमारी अजम्पशन जो है एडवर्स भी हो जाए तो हम लॉस में ना जाए, हुँ, हुँ, ठीक है। इसका हुँ, ऑब्जेक्टिव हुँ। होता है और इसका सिंपल फार्मूला हम लिखते हैं बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन अच्छा, सेल्स। पॉइंट। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। अब अगर मैं यूनिट्स में निकालना चाहता हूँ तो ये यूनिट्स में ले लूंगा, और अगर मैं निकालना चाहता हूँ रुपीस में तो ये रुपीस में अमाउंट्स में भी आ जाएगा, यानी दोनों में मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको। जी, जी, अब जिस वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं ये तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ अपनी कंपनी के मार्जिन ऑफ सेफ्टी को किसी और कंपनी की सिमिलर प्रोडक्ट के से, तो अगर उसमें जी, कंपैरिजन पॉइंट ऑफ से देखो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रियलिस्टिक नहीं रहता, ठीक है। उसकी जी, बेसिक क्या है, ये मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लाइक हमारी दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों एक ही वक्त में प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। कंपनी ए का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 5000 यूनिट है और कंपनी बी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 8000 यूनिट है। इसने बजट बनाया 6000 यूनिट का, इसने बजट बनाया 9500 यूनिट का। अब अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करूं, एमएस कैलकुलेट करूं, तो इसका एमएस जो है वो 1000 बनता है, और इसको अगर कैलकुलेट करूं तो इसका एमएस बनेगा 1500। अब ये बड़ा क्लियर बता रहा है बी हैज हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन जी। रियलिस्टिकली ये ज्यादा नहीं है, इट इज नॉट रियलिस्टिक, बिकॉज ये हुँ, 1500 जरूर है लेकिन इसके जो यूनिट्स हैं वो भी ज्यादा है। तो लिहाजा जब हम जी, कंपैरिजन करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है हम कैलकुलेट करते हैं इन परसेंटेज, जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कहा जाता है, ठीक है। हुँ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर आपने निकालनी हो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स टू 100, ठीक है जी। अब इसके थ्रू अगर हम कंपनी ए और कंपनी बी की कैलकुलेशन करें, जी, कंपनी ए की, इसका जो ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 1000 है,
लेकिन इसकी बजटेड सेल है 6000, तो इसका जो मार्जिन ऑफ जी, सेफ्टी बन रहा है इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो 17% है। अगर कंपनी बी को देखें तो कंपनी बी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा वो 1500 डिवाइडेड बाय 9500 आएगा, जो कि हमारा परसेंटेज में 16% है। अब अगर इसको कंपैरिजन करें तो हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है ए कंपनी हैज हायर एमएस रेशियो। जी, जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है दिस वन, ये इट गिव्स अ रॉन्ग रिजल्ट्स। तो व्हेनेवर वी आर जी, टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ टू कंपनीज, नाउ इट्स बेटर टू जी, मेक अ कंपैरिजन थ्रू एमएस रेशियो रादर देन एमएस। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जी, सही। नहीं करेंगे बल्कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अप्लाई करेंगे जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जी, सही। तीसरे तीसरे नंबर पे फर्दर आ जाता है, एग्जामिनर ये भी पूछता है कि जी आप डिजाइड सेल्स लेवल निकालो। डिजाइड सेल लेवल का मतलब है कि एक यानी सेल्स लेवल वेयर टारगेट प्रॉफिट इज अटेन्ड। मुझे क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा ब्रेक इवन निकालो, बल्कि वो ये कहता है जी कि आप अगर मैं इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं तो सेल क्या होगी। ठीक है, यानी अगर मैं जी, टारगेट ऐसा ही प्रॉफिट है। लगा दूं कि इतना मुझे प्रॉफिट तो ऑब्वियसली सेल ज्यादा होगी। ऐसा ही है। ये भी हम ब्रेक इवन का ही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या आएगा हमारे पास कि हम दो चीजें अब रिकवर करनी है। एक तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट वेस्टेज सेल। डिवाइडेड बाय, अब डिपेंड करता है कि मैं कैलकुलेशन किस में कर रहा हूँ। अगर यूनिट में निकालना जी, चाहूँ तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर मैं निकालना ये चाहूँ रुपीस में अमाउंट में सीएस रेशियो। रेशो, उसी तरीके से मैं उसको चेंज कर लूंगा। दिस इज नॉट एज डिजाइर्ड सेल्स लेवल। अब इस लेवल पे जो मैं जी, कैलकुलेशन करता हूँ तो नेचुरली मेरा प्रॉफिट जो है वो लॉस नहीं होगा, बल्कि उतना ही प्रॉफिट आएगा जितना हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब चाहा ऐसा ही। इस सारी चीज को एक छोटी सी एग्जांपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको आगे जाने से पहले एक पॉइंट बड़ा अहम है, ये पूरी की पूरी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, इसको आपने हमेशा जी, याद रखना है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। देखिए, हम आगे जाएंगे, मुख्तलिफ चैप्टर पढ़ेंगे, कभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को ले रहे होते हैं, कभी टोटल कॉस्ट को ले रहे होते हैं। ये हम कैसे डिसाइड करें कि किस में कौन सी कॉस्ट को हमें अकाउंट फॉर करना है। इसके लिए एक सिंपल रूल याद रखिएगा, ये इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन। अगर मेरा डिसीजन इज जी, टू कैलकुलेट द सेल्स, मैं फिर तमाम वो कॉस्ट लूंगा जो सेल तक है। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट शैल बी अकाउंटेड फॉर। और अगर मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूं इज टू कैलकुलेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का डिसीजन लेना चाह रहा हूं तो ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट शैल बी अकाउंटेड। शैल बी अकाउंटेड फॉर। ये प्रिंसिपल हर जगह लगेगा। अब देखें, अब यहाँ पर हम चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं और ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सेल्स लेवल। जब ब्रेक इवन पॉइंट हमारा हम्म, सेल्स लेवल है तो इसका मतलब है कि अब हमने डिसीजन लेना है सेल से रिलेटेड इस चैप्टर में। जब सेल्स जी, से रिलेटेड लेना है तो जी, टोटल कॉस्ट लेनी है, यानी ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल लेनी है और फिक्स कॉस्ट भी टोटल लेनी है। ठीक है जी, ये टोटल लेने। प्रिंसिपल हमेशा जी, रखना है। अब मैं कहता हूँ जी अगर सेल्स प्राइस जो है वो रुपीज मेरी 50 पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है वो 20 पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन है सपोज 10 है, और मेरी फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो 35,000 है, और फिक्स्ड
नॉन मेरे 15,000। अब अगर वो मुझे कहता है जी कि कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर 1 वो कहते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें यूनिट्स। मैं क्या करूंगा, उसी फॉर्मूले को लगाते हुए पहले मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करता हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा बनेगा 50 माइनस 20 माइनस 10, दोनों वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, प्रोडक्शन रिलेटेड भी और नॉन प्रोडक्शन भी। यानी मेरे पास जो आ जाएगा वो 30 माइनस होकर 20 आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट जो मैंने लेनी है फार्मूले के मुताबिक, उसमें भी दोनों कॉस्ट शामिल होगी, यानी इसमें 35,000। कंट्रीब्यूशन निकालने का ये फार्मूला है कि जो हमारी सेल्स प्राइस होगी जी उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। जी ठीक। कंट्रीब्यूशन को हम नॉर्मली कहते हैं is equal to sales price minus variable cost per unit। ठीक है, उसमें सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट माइनस करनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। दिस इज नॉट इन जी टोटल ठीक। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अगर इसमें फार्मूला पुट करें तो कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज बनता है। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जी जो है वो ऑब्वियसली बनेगा 50,000 फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 20 जी रुपीज मेरा कंट्रीब्यूशन है, 2500 यूनिट्स। ठीक है जी, यानी अगर मैं 2500 यूनिट सेल करता हूं तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस हम्म, में आ जाऊंगा। दूसरा हम लेते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। इसके लिए हम सबसे पहले सी एस रेशियो निकाल लेते हैं। सी एस रेशियो का फार्मूला क्या हम्म। होता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कंट्रीब्यूशन मेरा 20 था और सेल मेरी 50 थी। अब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 40% सी एस रेशियो आ गई। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालता हूं तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट जो मेरी 50,000 है हम्म, डिवाइडेड बाय जी CS रेशियो दैट इज 125,000 रुपीस। और अगर मैं 2500 को मल्टीप्लाई करता हूं सेलिंग प्राइस 50 से, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों से। सर, एक मिनट, सीएस रेशियो एक बार रिपीट कीजिएगा। जी, CS रेशियो से ये है कि कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जी हमारा जो है वो अभी हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी 20 आया था। तो 20 डिवाइडेड जी। बाय 50 जो है वो मेरा CS रेशियो हो जाएगी विच इज 40%। ठीक है, अच्छा, और जब मैं 20/50 का ठीक। और जब फिक्स कॉस्ट को मैं 40% पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, अब थर्ड में हम कहते हैं जी कि आप कैलकुलेट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन इसमें डाटा में मैं एक चीज लेता हूं और मैं कहता हूं बजटेड सेल्स जो है मेरी रुपीज 2750 है। ठीक है, अब अगर मैं मार्जिन ऑफ जी सेफ्टी निकालता हूं तो सिंपल क्या करूंगा, बजटेड सेल्स 2750 जी माइनस ब्रेक इवन पॉइंट ये 2500, ये 250 जी। मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और अगर मार्जिन ऑफ अम, सेफ्टी इन अमाउंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो जो हमने फार्मूला लिखा था बजटेड सेल्स माइनस। जी बिल्कुल वही लेंगे बजटेड सेल्स। अब बजटेड सेल कैसे बनेगी हमारी के हमारी टोटल यूनिट है 2750 इनटू जी एक यूनिट हम सेल करेंगे 50 रुपीज में, और इसमें से माइनस कर देता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये 12,500 ये रुपीज में आ जाएगा। ठीक है जी, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक। एक रुपीज आ गया। हम्म, अगर मैं कहता हूँ जी इसी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट कर दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो है वो हमेशा परसेंटेज में निकलती है। यानी जी फार्मूला हमने पढ़ा था बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, यानी
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप ये कोई भी ले सकते हैं, जी यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट वाला बेशक उठा लें, आंसर सेम आएगा। डिवाइडेड बाय बजटेड सेल 2750 into 100। अब अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये 9% जो है वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आ जाएगी। ठीक है। सही हो गया। अच्छा, जिस कंपनी में आपके रिस्क ऑफ वेरिएशन इन अजम्पशन ज्यादा होगी उसमें हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा जाता है, और जिसमें आप समझते हैं फिर आपकी जो अजम्पशंस हैं वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगी, उसको वहां पर हम उसको जो है लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखती है। बस ये बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये नहीं है कि कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है। ठीक है। अगर लाइक सही हो। कोई कहता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख दें, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए पहले रियलिस्टिकली ये देखूंगा कि ये जो अजम्पशंस मैंने ऊपर 4 लिखी हैं कितनी जी। रियलिस्टिक है, इसमें कितनी वेरिएशंस आ सकते हैं। इफ द चांसेस ऑफ वेरिएशन विल बी हायर, सो वी शुड कीप अ हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर मैं समझता हूँ कि अजम्पशन जो है वो रियलिस्टिक ज्यादा है एंड नो जी changes shall be required या वेरिएशन विल बी ऑब्जर्व्ड, तो उस सूरत में हम जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रख सकते हैं। ठीक है। अब ये कहना कि 9% ज्यादा है कम, इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस इट इज हम्म अनदर कंपनी। जब तक मैं किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर नहीं करूंगा तो इट इज नॉट हम्म रियलिस्टिकली मैं कि मैं इसको मैयर कर सकूं। ठीक है जी। सही। उसके बाद 5वें स्टेप पे आते हैं। ओके, 5वें पे हम कहते हैं कि कैलकुलेट दी डिसाइड। टारगेट। और वो कहता है इफ द कंपनी intends to earn profit is 60,000, बल्कि इसको 20,000 करना, what shall be the sales level। ठीक है जी। अब देखिए, अब मैंने दो चीजें रिकवर करनी है, एक तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है 50,000 की, प्लस 20,000 का जी प्रॉफिट अर्न करना है, यानी जी 70,000 मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय, अगर मैं यूनिट्स में निकाल रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 था, तो ये जी 3500 यूनिट जो हैं ये मेरा, मुझे अगर सेल करूंगा तो 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। जी अगर इसी को अमाउंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वही 70,000 को डिवाइड कर दूंगा सी एस रेशियो से 40% पे, जी तो ये जी 175,000 रुपीज में आ जाएगा। ठीक है जी। ये डिजायर्ड सेल जी लेवल आ गया। अगर हम इसको देखें, अच्छा अब इसको जरा थोड़ा सा हम वेरीफाई करते हैं दोनों पॉइंट्स को कि वाकई इतना प्रॉफिट आता है या नहीं। एक वो लेवल जो ब्रेक इवन था, यानी 2500 यूनिट्स पे, और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं 3500 यूनिट्स पे। ठीक है। व्हाट शुड बी द, जी अब सेल प्राइस जो है मेरी वो तो 50 रुपीज है, यानी 2500 इंटू 50, और यहां अगर कैलकुलेट करूं तो 2500 इंटू, सॉरी 3500 इंटू 50, ये वही एग्जैक्टली आंसर आ रहे हैं जो ब्रेक इवन में हमने जी निकाला है। ये जी 125,000 और ये डिजायर्ड सेल्स लेवल। जी जी अच्छा, अब इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरी वो, अब इस डेटा में देखें तो 20 और 10 दोनों मिलाकर 30 रुपीज पर यूनिट है, यानी जी 100 इंटू 30 रुपीज, ये 75 आ गया। यहाँ कैलकुलेट करें तो 3500 इंटू 30 रुपीज इंटू 30 रुपीज 105। अगर इसको लेस करेंगे तो आंसर जो आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्री। कंट्रीब्यूशन। ठीक है। यहाँ कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है
वो आ रहा है 50,000, यहाँ कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो 70,000। अब इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर देता हूँ। जी अब फिक्स कॉस्ट जो हमारी 35 और 50,000 है, और ये यहाँ पर भी 50,000 रहेगी। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है, और यहाँ पर रिजल्ट 20,000 आएगा, ये 50 है। एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में। जी ऐसे ही है। यानी 2500 यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। और जो दूसरा हमने जी कैलकुलेट किया है लेवल 20,000 प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो वो 3500 यूनिट ये एग्जैक्टली उसी से जस्टिफाइड हो रहे हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किए। ठीक है जी। जी बिल्कुल। ब्रेक इवन जी पॉइंट का पहला हिस्सा है। एग्जामिनर इसमें जो क्वेश्चन देता है वो जरा थोड़ा सा ट्रिकी होता है इस पॉइंट से कि रिवर्स कैलकुलेशन करवाता है, परसेंटेजेस सर, देता है एक वहां से। एक पॉइंट मैं पूछूं। जी जी। तो ये जो नॉन प्रोडक्शन है जो है वेरिएबल कॉस्ट की, जी वेरिएबल कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन, तो ये ऐसा होगा क्वेश्चन जिसमें हमें ये एक ही कॉस्ट लेनी होगी, सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट लेनी होगी, नॉन प्रोडक्शन नहीं लेनी होगी? बिल्कुल होगा। लाइक अगर हम चलते हैं इससे अगला जो टॉपिक इसके साथ ही इसी पार्ट में है, वो है लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर में जी आपने फाइंड क्या करना है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अब चूंकि वो प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है तो वहां पर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आप इग्नोर कर देंगे। एक प्रिंसिपल मैं फिर ठीक रिपीट होगा। कर रहा हूँ एक और वर्ड्स में, कि जिस चीज का डिसीजन ले रहे हैं उसके बाद की कॉस्ट हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, उससे पहले की कॉस्ट को अकाउंट फॉर किया जाता है। ठीक है। ठीक है। ये ठीक बेसिक ठीक। प्रिंसिपल होता है जो डिसीजन मेकिंग में। जी ठीक। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये मल्टीपल, ब्रेक इवन सिंगल प्रोडक्ट के लिए। ये सिंगल प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट इस पे भी वही है, लेकिन चूंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं तो थोड़ा सा जी हमारी जी। कैलकुलेशन यकीनी बात है चेंज हो जाती है। चेंज। जी अच्छा, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन पॉइंट में आता हूँ तो वहां पर हमें एक अजम्पशन का इजाफा और करना पड़ता है। ठीक है, उसकी बेसिक रीजन क्या है, जरा रीजन की तरफ आते हैं। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो दो चीजों पर बेस करता है। फर्स्ट इज द फिक्स कॉस्ट जो अभी हमने पढ़ा, जी, और दूसरी कंट्रीब्यूशन। दूसरे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, जब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों हमारी, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिक्स कॉस्ट सेम होती है, एक होती है, वो हर प्रोडक्ट की अलग अलग नहीं होगी। यानी एक जी फिक्स कॉस्ट होती है, यानी सिंगल फिक्स कॉस्ट। और जी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, ये हर प्रोडक्ट का तो हर सेपरेट, किसी का अपना होगा। हाँ जी, ये सेपरेट कैलकुलेट हो सकता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट करने के निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं फिक्स कॉस्ट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दूं। अगर तीन प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, दो हिस्सों जी में डिवाइड कर दूं। और फिर कंट्रीब्यूशन चूंकि ऑलरेडी तीन है, तीन प्रोडक्ट्स में, तो मैं तीन ब्रेक इवन निकाल के प्लस कर लूं तो मेरा आंसर आ सकता है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये जी है कि मैं फिक्स कॉस्ट को सिंगल ही रहने दूं, और कंट्रीब्यूशन जो है मेरा जो कॉम्बिनेशन में है उसको कंबाइन करके एक सिंगल कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लो, जिसको एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कहेंगे या एवरेज कंट्रीब्यूशन कहेंगे। तो ये जो सेकंड जी। पॉइंट है, इट इज मोर रियलिस्टिक देन फर्स्ट वन। ठीक है, यानी जी ऐसे ही। तमाम कंट्रीब्यूशन को कंबाइन करना है। और जब जी कंबाइन करना है तो उसके लिए मुझे एक अजम्पशन का इजाफा करना पड़ेगा। सही हो। ठीक है, तो इससे पहले आप एक कंसेप्ट का जिक्र कर रहे थे कि रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए करते हैं। वो सिंगल के लिए भी होती है, वो ज्यादा सिंगल में अच्छा। होती है। हाँ जी, मल्टीपल में रिवर्स बहुत टफ सही। हो जाती है। आ जाती है लेकिन कभी कभी आती है। वो मैं जी। क्वेश्चन जो दूंगा उनमें से एक तो क्वेश्चन है। पहले वो कर लें या कौन सा रिवर्स पहले वाला? वो कर लें? अब वो तो क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, जी जी। वो इस तरह नहीं जी हो ठीक सकते। है। ठीक है ना, मतलब उसमें ये समझ ले ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ आपको कहता है फिक्स कॉस्ट निकाल दो, बजटेड सेल निकाल ठीक हो दो, गया। मार्जिन ऑफ ठीक। सेफ्टी दिया, तो मतलब उसमें वैल्यूज पुट करके हम इजीली निकाल लेते हैं, वो कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है। ठीक।
पांचवी assumption यहाँ ऐड कर रहा हूँ, 4 होमवर्क पढ़ चुके हैं। देयर शेल बी जी, कांस्टेंट सेल्स मिक्स, ये बड़ी जरूरी है। सेल्स मिक्स क्या होता है कि आप जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अब मैं 3 प्रोडक्ट लेके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी और सी, ये तीनों इक्वल जी, सेल नहीं होंगी। देखिए ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी प्रोडक्ट लेने सबकी प्राइसेस सेम नहीं हो सकती। अब सब सही है। इवन सबकी डिमांड इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन एक हम अज्यूम करते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स कितनी रेशियो के इक्वल हैं, यानी अगर मैं 3:1 करता हूँ, इसका मतलब है कि तीन जो हैं वो आपकी, यानी तीन यूनिट अगर ए के सेल होते हैं तो उस टाइम 2 यूनिट जो है वो बी के सेल होंगे। ठीक है, इस जी, तरह लेकर इसको चलते हैं कांस्टेंट सेल्स मिक्स को, इसमें एक रेशियो डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसमें 2 मेथड है। ये मेथड 1 जो है ना, इसको हम कहते हैं विदाउट यूजिंग सेल्स CS रेशियो। इस मेथड में पहले कॉस्ट निकलेगी, पहले यूनिट्स निकलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालेंगे। ठीक है, इस मेथड में ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 1, हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। डेटा मैं साथ साथ यहाँ ऐड करता हूँ। लाइक 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए बी और सी, और इसकी जो सेल्स प्राइस है प्रोडक्ट ए की वो 50 रुपीज है, इसकी 70 रुपीज है, इसकी 200 रुपीज है। और वेरिएबल कॉस्ट जो हमें दी हुई है पर यूनिट, इसकी 30 रुपीज है, इसकी 40 रुपीज है, और इसकी 180 150 रुपीज है। ठीक, जी, इसको मैं लेस करूं तो यकीनी बात है दिस इज अ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ए का कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये बन रहा है 20 रुपीज, बी का कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज और सी का कंट्रीब्यूशन 50 रुपीज। ये पहला स्टेप होता है जी। कि आप हर प्रोडक्ट का अलग कंट्रीब्यूशन निकाल लें। निकाल लें। ठीक है, स्टेप 2 फिर आता है। स्टेप 2, स्टेप 2 हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। पर मिक्स का मतलब क्या है, एक रेशियो हमें क्वेश्चन में दी होती है जिसको मैंने लिखा है देयर शैल बी अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। ठीक है, अब अगर मैं अज्यूम करता हूं कि रेशियो जो है वो मेरी 5:3:2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 यूनिट ए के सेल होंगे, 3 यूनिट बी के सेल 3 बी होंगे, के। 2 जो है वो सी के सेल होंगे। इसके जी, कंबिनेशन से कंट्रीब्यूशन लेते हैं। मिक्स का मतलब है कि जो 10 यूनिट्स हैं इन द रेशियो 5:3:2, ये 10 यूनिट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा, यानी ये मेरा मिक्स आ गया। अगर मैं मिक्स रेशियो लिखूं, जी। तो ये गिवन होता है या हम इसे अज्यूम भी कर सकते हैं? नहीं ये गिवन होता है 5 3 सही हो, ठीक। 2, इसके बगैर सॉल्व नहीं हो सकता ना, ये हमारी assumption है। अब मैं क्या करता हूँ, जी, ऐसे। मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकाल लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ जी कि 5 यूनिट में बेचता हूँ ए के, और 1 यूनिट 20 का कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये 100 आ गया। और इसी हुँ, तरह दूसरी प्रोडक्ट 30 का कंट्रीब्यूशन दे रही है और 3 यूनिट बेचूं तो 90 कंट्रीब्यूशन होता है। इवन सी जी, जो है उसको 100 कर लेंगे, 100 आ जाएगा 15 into 2, बल्कि इसको मैं 140 कर लेता हूँ तो 120 हो जाएगा। ठीक है जी, जी। कंट्रीब्यूशन हो गए। ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर मिक्स है, इनको टोटल कर लेते हैं। ठीक है। यानी टोटल 10 यूनिट का जो मिक्स है वो 310 है, यानी 10 यूनिट अगर जी, मैं सेल करता हूँ
इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 310 होगा। ये अमाउंट मुझे चाहिए, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन जी पर मिक्स। ये सारी कैलकुलेशन, जी ये यानी जी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं रहा। अब क्वेश्चन का हिस्सा जो है वो 310 हो गया। ठीक है जी। जी अब स्टेप 3 पर हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ मिक्सेस। नंबर ऑफ मिक्स का मतलब क्या है, कितनी मर्तबा मैं, कितने टाइम्स मैं अगर सेल करूं 10 यूनिट्स इन द रेशियो 5:3:2, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। इसमें हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, वही कॉन्सेप्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। पर मिक्स ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अब अगर मैं मिक्स उसको करूं, ठीक है तो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट जो है ये हमें दी हुई है 93,000। ठीक है जी। अगर ये जी करें तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 93,000 डिवाइडेड बाय 310, ठीक है यानी 300 मिक्स आए हैं ये। ठीक है, यानी जी अगर मैं 300, इसको मिक्स भी कह सकते हैं, इसको टाइम्स भी कह सकते हैं। अगर 300 जी टाइम्स मैं 5:3:2 रेशियो से सेल करूं, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन जी मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट चाहिए। तो स्टेप 4 पे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। देखिए जब मिक्स निकल आए तो नाउ इट इज वेरी इजी। ए के कितने यूनिट्स बनेंगे, 300 मिक्स है इनटू एक जी 5 यूनिट्स है, यानी 1500 यूनिट हमारे बन गए ए के। ठीक है बी के देखें तो मिक्स 300 ही है, लेकिन एक मिक्स में 3 यूनिट सेल करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 900 यूनिट्स। और सी अगर कैलकुलेट करता हूं तो 300 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 600। यानी अब 1500, 900 और 600 यूनिट अगर मैं सेल करूं, तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाता हूं। और ये ब्रेक इवन जी यूनिट्स है। और आखिरी स्टेप अब मैं कैलकुलेट करूंगा इवन पॉइंट इन रुपीस। जी ठीक है, अब इसके लिए प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट सेल कर रहे हैं जी, 1500, 1500 और जी इसकी सेल प्राइस जो है वो 50 रुपीज है। ठीक है जी। जी अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1500 इंटू 50 रुपीज, तो ये 75,000 ए का शेयर हो गया ब्रेक इवन में। बी का शेयर अगर देखें जी तो 900 यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय 70 टू 70, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 900 इंटू 70। और सी का अगर कैलकुलेशन करें तो सी के 600 मल्टीप्लाई बाय 200 200, 600 इंटू 200। अब इन तीनों को जब मैं प्लस कर लूंगा, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अब इट मीन्स के 258,000 की अगर मैं सेल करता हूं, स्पेसिफिकली ए का उसमें शेयर 75 होना चाहिए, बी का शेयर 63 होना चाहिए, और सी का शेयर 120 होना चाहिए। ठीक है जी। ये जी सिंपल मेथड, सही मेथड नंबर 1। ठीक है जी। अब मेथड जी नंबर 2 में अगर आप, CS रेशियो हाँ जी, उसमें हम कहेंगे विद सी एस रेशियो। जब मैं विद सी एस रेशियो चाहता हूँ, जी तो ये याद रखना है कि विद सी एस रेशियो में पहले रुपीज में निकलेगा, फिर अमाउंट में, फिर यूनिट्स में, उल्ट हो जाएगा। जी ठीक है इसमें भी, इसमें टोटल 8 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है जी। जी कैलकुलेटर लेफ्ट साइड पे हमारी। जी सेम सेकंड स्टेप अप ये है, अब मैं कैलकुलेट करूंगा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मिक्स। जी वो भी सेम है इसके बाद तो दो स्टेप तो सेम है, लेकिन तीसरे स्टेप पे अब मैं कैलकुलेट करूंगा
कैलकुलेट रेवेन्यू पर मिक्स, यानी एक मिक्स का रेवेन्यू कितना होगा। ठीक है जी, जैसे ये सही, कैलकुलेट किया था, ठीक। रेशियो वही है। तो जी, हम देखें तो जी, इसमें रेवेन्यू कैसे निकलेगा। प्रोडक्ट ए का, देखें प्रोडक्ट ए की सेल प्राइस है 50, अगर 5 यूनिट जी, बेचता हूं तो 250 का रेवेन्यू प्रोडक्ट ए जनरेट करके देगी। इसी तरह प्रोडक्ट ठीक बी है। का रेवेन्यू जो है वो 70 इंटू 3 होगा, 210, और प्रोडक्ट सी का जो है वो 200 इंटू 2 400 होगा। ठीक है जी, ये ठीक है। जिस तरह जी, हमने कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकाला उसी तरह रेवेन्यू पर मिक्स निकाल लिया, ये 860। सही। ठीक है, अब स्टेप 4 पे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज सीएस रेशियो। एवरेज सीएस, वहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमने मिक्स जो यूनिट्स है उसके साथ सेल्स के साथ मल्टीप्लाई। कर दिया, सेल्स के साथ, सेल जी, प्राइस के साथ, बस ये फर्क है। ठीक है, अब एवरेज सीएस रेशियो यहाँ कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, सॉरी रेवेन्यू पर मिक्स, कंट्रीब्यूशन ओवर रेवेन्यू। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन पर मिक्स अगर देखें तो मेरे पास कितना है 310 डिवाइडेड बाय जी, रेवेन्यू मिक्स है मेरे पास 860। अब इसको डेसिमल बढ़ा देते हैं 5 डेसिमल तक, यानी 0.36047 जो है वो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गई। ठीक है, परसेंटेज जी, लिख सकते हैं, लाइक इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी डेसिमल में बढ़ाऊंगा, ये 36.047। ठीक है, जब सीएस रेशियो निकल आई मेरी, अब मैं स्टेप 5 पे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, इवन पॉइंट इन रुपीस। ठीक है, जी, यहाँ पर आखिरी स्टेप में निकाला था, ये डायरेक्ट आंसर 258,000 आएगा। अब ब्रेक इवन का वही फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, सिर्फ फर्क ये है कि मैं एवरेज सीएस रेशियो लिखूंगा। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट मेरी जो है क्वेश्चन के मुताबिक फिक्स कॉस्ट 93,000 है, डिवाइडेड जी, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स ये आ गया, तो ये जगह एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है 258,000। जी, अच्छा, अब ठीक है। मैंने इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब क्या है कि इसको अब देखना है इसमें ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है और सी का शेयर कितना है, वो स्टेप 6 ठीक है। है। स्टेप 6, अब मैं कैलकुलेट, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे रेशियो चाहिए। अब रेशियो अगर जी, 532 से करता हूं तो गलत हो जाएगा। क्यों, जी, ये है कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट निकला है ये अमाउंट में है, और वो जो 532 रेशियो है ये यूनिट्स की रेशियो है। तो मुझे जी, बेसिक, ऐसे ही। हाँ जी, मुझे पहले कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ रेवेन्यू मिक्स। रेवेन्यू पर मिक्स जो निकाला हुआ है ना उसकी रेशियो लेनी है। ये जो ऊपर दी है दिस वन सही। 250, यानी अगर इसको देखें तो मुख्तसर कर दूं तो 25 21 और 40 रेशियो आ रही है। ठीक है, 25 जी, रेशियो 21 रेशियो 40, ये रेशियो बन रही है। ठीक है जी, जी, अब स्टेप 7 पे जाता हूं, इस रेशियो से मैं कैलकुलेट करता हूं शेयर ऑफ या रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। देखिए मेरे पास टोटल जो है 258,000 का रेवेन्यू है,